हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे आपका यूपी डीएलएड का जो हिंदी है उसके सिलेबस के बारे में। आज हम हिंदी का सिलेबस जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है आपकी हिंदी की क्लासेस कंटिन्यू होने लगेंगी। अभी हालांकि आपकी अभी मैथ, समावेशी शिक्षा, मूल्यांकन, शैक्षिक मूल्यांकन हो गया, आपका विज्ञान हो गया, इन सब इन सब सब्जेक्ट की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। आप अगर नहीं कर रहे हैं क्लास तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो जो क्लासेस हो चुकी हैं वो वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगी। वो वीडियोस को आप देखिए अच्छे से और नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि थर्ड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है या जो भी सब्जेक्ट है वो टेट और सीटेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि सारे सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट है, बट अगर देखा जाए तो आपका शैक्षिक मूल्यांकन हो गया, समावेशी शिक्षा हो गया, इन सब दोनों सब्जेक्ट से आपके टेट और सीटेट का जो पीडियोलॉजी बनता है वो यहाँ से बनता है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का आपके बाल विकास शिक्षण अधिगम से बनता है और थर्ड सेमेस्टर के समावेशी और शैक्षिक मूल्यांकन से बनता है। आगे बात समझ में। अब देखिए हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 में आपको किसके बारे में पढ़ना है? कवि के बारे में पढ़ना है। ठीक, जो कवि है, लेखक है, उनके बारे में पढ़ना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह पे हुआ था, ठीक, कब हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं। ठीक, तो देखते हैं कौन कौन से हमें कवि के बारे में पढ़ना है। तो कबीर जी के बारे में, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको हरिऔध के नाम से भी जाना जाता था, जयशंकर प्रसाद, बाल कृष्ण शर्मा, इन्हें नवीन के नाम से भी जाना जाता था, सूर्यकांत त्रिपाठी, इन्हें निराला भी कहा जाता था। ठीक है, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये सब जो है आपके कवि हैं। इन्होंने क्या लिखा है? मतलब कि कविताएं लिखी हैं, ठीक, दोहा लिखा है। अब हम देखेंगे कि जो लेखक है उन कौन कौन से लेखक है जो हमें लेखकों के बारे में पढ़ना है। तो मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक। तो इन सब के लेखक के बारे में हमें पढ़ना है और हमें ये भी पढ़ना है कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या होता है। यानी क्या पढ़ना है आपको? जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है। आगे बात समझ में। अब देखिए चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है? श्रुत सामग्री में प्रयुक्त शब्दों, ठीक है, मुहावरा और लोकोक्तियों का प्रसंगानुकूल प्रयोग। यानी जो आप शब्द सुनते हैं, श्रुत में क्या होता है? सुनना। जो शब्द सुनते हैं, ठीक, उनके बारे में, जो मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, इन सब का कहाँ प्रयोग है, ये क्या है, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं चैप्टर 2 में क्या है। सबसे पहले तो शब्द के बारे में पढ़ना है। ठीक, शब्दों का वर्गीकरण, शब्द के बारे में पढ़ेंगे, शब्द क्या होता है, फिर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। तो एकार्थी शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, ठीक है, पर्यायवाची शब्द हो गया, विपरीतार्थक या विलोम शब्द, ये सब क्या है? आपके शब्द के भेद ही हैं। सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द हो गया, ठीक। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी एक आपको कथन दे दिया जाएगा, उसके लिए आपको एक शब्द। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जिसका पति मर गया हो, है ना, तो उस लेडीज को क्या बोलते हैं? विधवा। तो वही कहा जा रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द, यानी कि यहाँ पे जो हमने रचना की दृष्टि से आप लोग पढ़े होंगे, प्रयोग की दृष्टि से, तो यहाँ पे हम शब्द पढ़ेंगे और शब्द के भेद पढ़ेंगे कि किस किस दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो है शब्द भेद देखिएगा, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया और विदेशज हो गया। ठीक है, तो आपकी उत्पत्ति की दृष्टि से हो गया। अब हम देखेंगे रचना की दृष्टि से शब्द भेद। ठीक, तो रचना की दृष्टि से शब्द भेद कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक, अब देखेंगे प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद कौन कौन से हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद है आपके विकारी, अविकारी शब्द। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि भाषा में, अब देखिए, लोकोक्तियां क्या होती हैं, ठीक, मुहावरा क्या होता है, उनका अर्थ क्या है, उनका महत्व क्या है, ये सब चीजें हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिएगा लोकोक्तियों और मुहावरों में क्या अंतर होता है। आई बात समझ में? लोकोक्तियों और मुहावरों में क्या अंतर होता है वो पढ़ेंगे। अब आते हैं चैप्टर 3 में।
तो चैप्टर 3 में देखिए क्या है आपका राष्ट्रीय पर्व, मेला तथा त्योहार जैसे विषयों पर अपने शब्दों में गद्य अथवा पद्य में स्वतंत्र लेखन। यानी आप एक तरह से यह कह सकते हैं कि आपको जो है टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पे आपको अपने विचार खुद लिखने हैं, यानी एक तरह से आप निबंध लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए किसी त्योहार के बारे में आ जाएगा, किसी राष्ट्रीय पर्व यानी 15 अगस्त 26 जनवरी हो जाएगा, या किसी मेले के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये चीजें तो आपको पता होंगी, बस थोड़ा सा और अच्छे से एक बार उसके बारे में पढ़ लेंगे तो आप इसको अपने अच्छे से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब देखिए चैप्टर 4 है आपका, चैप्टर 4 है कर्ता कर्म के अनुसार, ठीक है, क्रिया में परिवर्तन, तत्सम तद्भव, देशज रूपों का परिचय, सरल संयुक्त तथा मिश्रित वाक्य, वाक्यांश हेतु एक शब्द का प्रयोग। चीजें वही हैं जो आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हैं, हालांकि यहाँ पे क्या हो गया है, थोड़ा सा डिटेल में आ गया है। वहां पे हमने सिर्फ क्रिया पढ़ा था, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रिया के कैसे भेद है, कितने भेद हैं, ठीक, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, ठीक, क्रिया का अर्थ क्या होता है, क्रिया के भेद, कर्ता एवं कर्म के अनुसार क्रिया में कैसे परिवर्तन होता है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा कुछ प्रमुख तद्भव एवं तत्सम शब्द, ठीक, तद्भव शब्द पढ़ेंगे, तत्सम शब्द पढ़ेंगे, देशज शब्द क्या है, संधेय शब्द क्या है, सामासिक शब्द क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, इनके योग से कौन कौन से शब्द बनते हैं, ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण, वाक्यांशों हेतु एक शब्द। तो ये सब चीजें जो है हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिएगा चैप्टर 5 में क्या पढ़ना है आपको, कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य वस्तु को पढ़ना और समझना, यानी आपकी जो बुक है उसके अलावा जो चीजें पढ़नी है उसके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। उसमें क्या है कि कुछ गद्यांश है और मतलब कि कुछ गद्यांश दिए हुए हैं, वही आपको पढ़ना है। छठा चैप्टर देखिएगा आपका क्या है, औपचारिक अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा। यानी आपका औपचारिक कथन क्या होता है, अनौपचारिक कथन क्या होता है, ठीक, और इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में जो है आपको चैप्टर 6 में पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर 7 में देखिए क्या है, अधिगम प्रतिफल का मूल्यांकन। यानी जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं या सिखाते हैं तो उसमें बच्चों का कैसे मूल्यांकन करते हैं, उसके बारे में चैप्टर 7 में पढ़ना है। यानी ये आपका पीडियोलॉजी का चैप्टर हो गया, इसके पहले हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे थे, इस चैप्टर 7 में आपको संपूर्ण पीडियोलॉजी मिलेगा, ठीक। मूल्यांकन क्या है, ठीक, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व क्या है। हालांकि आप लोग शैक्षिक मूल्यांकन पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ से वो जो है मैच करेगा, ठीक। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व क्या है, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता क्या है, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है, अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या है, ठीक है, लिखित तथा मौखिक अभिव्यक्ति की विधाएं क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या है, भाषा शिक्षण में मौन वाचन का महत्व क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता, लिखित अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व। इसके बाद देखिएगा लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या है, लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षण विधियां कैसी हैं, कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या है, और बच्चों में कहानी लेखन के प्रति कल्पना व चिंतन का कौशल क्या है। तो आप लोग इसको पढ़ने के बाद आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इनमें से बहुत से ज्यादा टॉपिक आप लोग दोनों सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, यानी फर्स्ट में भी सेकेंड में। तो यही मूल्यांकन वाला ही आपका टॉपिक जो है वो कुछ नया है, बाकी पढ़ा हुआ आपका दोनों सेमेस्टर में है। तो यहाँ पे जो है आप एक बार पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, नई चीजें नहीं है जिनमें आपको समस्या आया है ना। अब हम चैप्टर 8 में देखते हैं क्या है, तो चैप्टर 8 में आपका है हिंदी में शुद्ध उच्चारण की शिक्षा, ठीक? यानी शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है, पठन जो होता है उसका क्या अर्थ है आपका, ठीक, वाचन का महत्व क्या होता है, वाचन के कितने प्रकार होते हैं, वाचन शिक्षण की विधियां क्या है, वाचन में से होता है पठन, ठीक, तो पठन का महत्व क्या है, पठन के प्रकार क्या है, पठन शिक्षण की क्या विधियां हैं, ये आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आपका चैप्टर 9 में है आपका विराम चिन्ह के बारे में दिया हुआ है, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम,
प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह का ज्ञान एवं प्रयोग। यानी फर्स्ट में भी पढ़ा आपने, सेकेंड में भी पढ़ा, अब थर्ड में भी आपको विराम चिन्ह के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब चैप्टर 10 देख लीजिएगा। चैप्टर 10 में आप पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में, सामासिक पद यानी समास के बारे में। ठीक, सेकेंड सेमेस्टर में ही आप लोगों ने पढ़ा था, तो आई थिंक कभी भूले तो होंगे नहीं। चीजें बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है। अब देखिए विविध में क्या है, यानी जो अदर चीजें हैं, तो अलंकार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कारक के बारे में पढ़ना है, पठन में रुचि का विकास करने की कौन कौन सी विधियां हैं, भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली श्रव्य एवं दृश्य सहायक सामग्री की उपयोगिता क्या है, सहायक साधनों का महत्व क्या है। ठीक, भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं, और गद्य और पद्य में क्या अंतर है। तो ये आपका हिंदी में पूरा टोटल ये पढ़ना है। और जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि इसमें से आधे से ज्यादा टॉपिक आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है। कुछ ही चीजें होंगी जो नई है, बाकी चीजें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो हिंदी की क्लासेस आपकी जल्द ही स्टार्ट करा दी जाएंगी। बाकी जो क्लासेस चल रही हैं उन क्लासेस को आप लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि आपको एग्जाम के टाइम कोई प्रेशर ना हो और अच्छे से आप एग्जाम को क्वालिफाई करें, और चीजें जो पढ़ रहे हैं आप वो आपके माइंड में सेट हो जाए, ताकि आपको टेट और सीटेट के लिए अलग से तैयारी ना करनी पड़े। ठीक है, तो क्लास को अब यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।